सुबह सुबह का वक्त था। एक तरफ मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी तो दूसरी तरफ मंदिर से भजन कीर्तन की आवाज आ रही थी। कुछ लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में लोग बाजार से कुछ अपने काम के लिए निकले थे तो कुछ नौकरी करने के लिए निकले थे। इसी एक इलाका था, उस इलाके के निवासी जब उस गली से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति की नजर पहुंचती है एक मकान की तरफ और मकान का दरवाजा आधा खुला है, आधा बंद था। जैसे ही उस मकान की तरफ झांकता है, दरअसल उस दरवाजे के नीचे से ब्लड बह रहा था। उस ब्लड को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। बड़े रसूखदार व्यक्ति का मकान और इस मकान से ब्लड निकलने का क्या मतलब है। अंदर झांक के देखता है तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई थी। बस इतना देखने के बाद वो हड़बड़ा जाता है, परेशान होता है और घर के मालिक को आवाज लगाकर कहता है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है। जब इतनी बात कहता है तो घर के अंदर भगदड़ शुरू हो जाती है और जल्दी जल्दी वो लोग कई सारे निकलते हैं, उन लाशों को एक गाड़ी के अंदर डालते हैं और ले चलते हैं एक मंजिल की ओर, उसे ठिकाने लगाने की ओर। लेकिन गाड़ी में उतना तेल नहीं था जितनी जरूरत थी और कुछ दूर या कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक ही गाड़ी रुक जाती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है आसपास के लोगों को पता चलता है कि गाड़ी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाशें हैं, वो भी बहुत ही चर्चित लोगों की। तो वाकई अपना आप में हंगामा खड़ा होना लाजमी था। और इसके बाद इस बात की गूंज न केवल उस जिले में थी बल्कि प्रदेश भर में गूंज जाती है। मुख्यमंत्री को भी आगे आना पड़ता है, डीजीपी को भी आगे आना पड़ता है। जो ईमानदार लोग थे उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जो बेईमान थे वो मालामाल हो जाते हैं। और जिसके साथ ये घटना होती है, जिसके साथ ये जो घटना को अंजाम देते हैं, वो अरबपति से कहीं ना कहीं करोड़पति हो जाते हैं। 14 साल इस घटना को बीत चुके हैं, आज भी शायद कोर्ट की तरफ से इस घटना के मामले में कोई निर्णय नहीं आया है। लोगों की नजर आज भी इस घटना के रिजल्ट पर है कि आखिरकार इस मामले में क्या होगा। दरअसल जब ये घटना हुई थी तो इस घटना के बाद हर किसी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों के अंदर सिरहंसी पैदा होने लगती है कि कोई व्यक्ति इस अनजान इतने क्रूर कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ और मेरठ से लगा हुआ एक जिला है बागपत। बात कर रहा हूं 24 मई 2008 की सुबह, जब लोग अपने अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो हिंडन नदी के किनारे एक गांव लगता है बालेनी। इस बालेनी गांव के पास एक लावारिस अवस्था में कार खड़ी हुई थी, DL 6CC 6162। किसान जब उस कार के बराबर से निकला तो कार के अंदर झांक के देखता है, पीछे वाली सीट पर औंधे मुंह एक व्यक्ति लेटा हुआ है और थोड़ा झांकने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ था। देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो व्यक्ति पूरी तरह से मर चुका है। आवाज लगाता है, लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। तब गांव के ही लोग जब उस घटना स्थल की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, तब लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और बालेनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और ये पड़ताल करने में जुट जाती है कि आखिरकार मरने वाले कौन थे। उनके बारे में पता किया जाता है तो मरने वालों में एक लड़का होता है सुधीर उज्जवल, जो कि सिरसलगढ़ बागपत का रहने वाला। दूसरा सुनील ढाका, जो कि रेलवे में ठेकेदार और जागृति विहार मेरठ का रहने वाला। तीसरा पुनीत गिरी, जो कि एमकॉम सेकेंड ईयर का छात्र है, खड़की परिषदगढ़ का रहने वाला। ये तीनों छात्र यहाँ कैसे आए हैं, गाड़ी के मालिक यही हैं, गाड़ी यहाँ कैसे पहुंची है, इस बात का हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। धीरे धीरे बात ये बागपत से निकलकर सीधा मेरठ पहुंचती है और मेरठ में ही ये छात्र थे, मेरठ के मेरठ कॉलेज में। और जैसे ये बात मेरठ कॉलेज में पहुंचती है तो मेरठ कॉलेज के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार उनके साथियों की, उनके दोस्तों की हत्या किसने की है, कौन है हत्यारा। बात जब पुलिस की कानों तक पहुंचती नहीं है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, सड़कें जाम होने लगती हैं, लोग अपने अपने घरों से निकलने लगते हैं। आखिरकार 9 दिन के बाद पुलिस की नींद टूटती है और पुलिस की जब नींद टूटती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है और इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाती है। दरअसल कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है शिवा सिरोही, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की रहने वाली थी। लेकिन वो कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ मेरठ के एक गंगानगर इलाका है राधा गार्डन, वहां पर रह रही थी। माँ दुबई में प्रिंसिपल और पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, वो कर्नल थे। पति भी आर्मी में बड़े पद पर थे, लेकिन वो साउथ की तरफ उनकी नौकरी थी। और ये लड़की कहीं ना कहीं, लड़की नहीं बहू, अकेली ही रहती थी अपने घर में और बेहद खूबसूरत। इस पर जिसकी नजर पड़ जाए तो शायद मजाल की किसी की नजर उससे हट जाए। ऐसे ही लड़की अपनी एक सहेली के साथ घूम रही थी आबू लेन में और आबू लेन में घूमते घूमते एक लड़का इसको बड़े ही गौर से देख रहा था। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि मेरठ का बहुत ही मशहूर कारोबारी, जो मीट का कारोबारी है, जो अरबपति है। उसके पास ऐसी कौन सी सुविधाएं नहीं थी, उसके पास गाड़ी, उसके पास हर चीज जो उस जमाने में जो किसी के पास ना हो वो उसके पास हुआ करती थी। नाम हाजी इजलाल। हाजी इजलाल की जब नजर उस लड़की पड़ती है, देखते ही वो उस लड़की को देखता रह जाता है। वहीं पास में एक और लड़का खड़ा हुआ है, वो कहता है कि साहब
क्या बात है, आज आपकी नजर इस लड़की से हट ही नहीं रही है। कहता है कि मेरा इस पर दिल आ चुका है। उस लड़की को देखने के बाद जब दिल आने वाली बात थी तो कहीं ना कहीं उस लड़के ने इजलाल की मदद की और ये मैसेज शिवा सिरोही तक पहुंचा दिया। शिवा सिरोही को जब पता चलता है तो शुरू में नानुकर होती है, नानुकर से बात दोस्ती तक होती है और दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती है। मिलना जुलना होता है और इतना मिलना जुलना होता है कि राधा गार्डन में जब उसका मन करता था बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो गंगानगर के राधा गार्डन में पहुंच जाया करता था। अब ये बात आसपास के लोगों को पता चलने लगती थी और जब जैसे ही लोगों को पता चलती है तो ये हाजी इजलाल एक मुस्लिम एक हिंदू लड़की से मिलने के लिए आता है, तो ये बात धीरे धीरे आसपास के घरों में पहुंचती है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐतराज होने लगा और इस बात का ऐतराज होने लगा, लोग कहने लगे कि ये व्यक्ति यहाँ क्यों आता है। धीरे धीरे इस इजलाल के साथ साथ एक लड़का और था जो कभी कभार यहाँ पर आया करता था, मोनू। मोनू भी कहीं ना कहीं इस लड़की को, इस महिला को दिल दे चुका था। भले ही वो शादीशुदा थी लेकिन शादीशुदा महिला पर भी कितने लोग थे डोरे डाल रहे थे। जब जांच पड़ताल की जा रही थी तो पता चलता है कि इस महिला का अपने पति से कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते वो कहीं ना कहीं खुशियां दूसरों में तलाश करने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ मोहल्ले के लोगों को इजलाल का आना पसंद नहीं था, उधर मोनू का आने से किसी को कोई ऐतराज नहीं था। मोनू ने अपने दोस्तों से कहा, जो दोस्त होते हैं सुधीर, सुनील, पुनीत, उनसे कहता है कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो बार बार इस मोहल्ले के चक्कर काटता है, ये गलत बात है। और वो तीनों दोस्त मिलते हैं और तीनों दोस्त मिलने के बाद इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ कौन आता है। इजलाल की एंट्री होती है, इजलाल अचानक आता है और वो तीनों दोस्त मिलकर उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं, धुनाई करते हैं, उसको सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आज के बाद राधा गार्डन के इर्द गिर्द या गंगानगर के इर्द गिर्द दिखाई दिए तो हाथ पैर तोड़ के डाल दिए जाएंगे, इसलिए इधर दिखाई मत देना। क्योंकि मामला उनकी ब्रदर की, उनकी समाज की लड़की से जुड़ा था, मामला जो दो समुदाय से जुड़ा था, हिंदू और मुसलमान से जुड़ा था। इसलिए कहीं ना कहीं लोग इस बात पर जो ऐतराज कर रहे थे, आसपास के लोगों को भी लगा कि जो हुआ है वो सही हुआ है। लेकिन बात रसूखदार व्यक्ति से जुड़ी थी, बात मीट कारोबारी से जुड़ी हुई थी, शहर के जाने माने व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट कचहरी हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो उसकी इशारों पर, जो उसकी उंगलियों पर नहीं नाचता था। उसको ये बात बहुत ज्यादा खराब लगती है और इसके बाद इसने कहीं ना कहीं उन लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश की, समझौता करने की कोशिश की। और समझौता होता है, समाज के कुछ लोग बैठते हैं और कहते हैं कि कोई भी आपस में झगड़ा नहीं करेगा, फसाद नहीं करेगा। और सुधीर, सुनील, पुनीत, इन तीनों की दोस्ती हो जाती है हाजी इजलाल से। अब ये कभी कभार आपस में मिलते थे, बातचीत क्या करते थे, बातचीत का सिलसिला भी चलता रहता था। शिवा से कौन मिल रहा है, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। जिंदगी एकदम जैसे पटरी पर आ गई है। लेकिन 23 मई 2008 की रात विक्टोरिया पार्क में एक स्विमिंग पूल है, तीनों दोस्त वहां पर नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तभी इनमें से एक फैसला करता कि क्यों ना चलो दोस्त इजलाल के पास चलते हैं। और इजलाल भी इस दिन का इंतजार में था। खुद इजलाल ने भी अपने लोगों को भेजा और उन्हें धोखे से पार्टी के नाम पर अपने घर बुलवा लेता है। और घर बुलवाने के बाद इन लोगों से जैसे बातचीत चल रही थी, कुछ खाने पीने की चीजें चल रही थी, पी रहे थे, खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जिंदगी में कुछ, अब भविष्य में कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ अनहोनी होने वाली है। और तभी गोली की आवाज आती है। जैसे ही गोली की आवाज आती है, गोली जाकर लगती है सुधीर उज्जवल को। और जैसी गोली उसको लगती है वो गिर जाता है, खून से लथपथ हो जाता है और जिंदगी के लिए तड़प रहा था, सिसकियां भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए तो शायद वो बच जाएगा। और बचने की भी वो कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपील कर रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा क्या दोष है। उसको कुछ नहीं पता था क्योंकि उसको अंधेरे में रखा गया था। दोस्ती करके जो दगा किया गया था वो वाकई बहुत भयानक होता है। मगर यहां सिर्फ सुधीर उज्जवल की जान खतरे में नहीं थी, बल्कि जो दोनों दोस्त होते हैं सुनील ढाका और पुनीत गिरी, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में थे और वो छटपटाने लगते हैं। मौका पाते ही इस घर से निकलने की जब कोशिश कर रहे थे, इजलाल की आवाज आती है। वो अपने गुर्गों से कहता है कि पकड़ लो, भागने ना पाए, आज इनसे पुराना हिसाब किताब जो करना है। पुराना हिसाब किताब की बात आती है, वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो। उधर जो उनका साथी होता है सुधीर उज्जवल, वो दम तोड़ चुका था, वो मर चुका था। साथ ही जो इनके गुर्गे होते हैं उन्हें पकड़ के लेके आते हैं। और जैसे क्या एक किसी अदालत लग रही हो, किसी खूंखार व्यक्ति की, कुछ डेंजर से पर्सनैलिटी की, तो उस व्यक्ति ने आदेश किया और कहा कि इन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाए। बस इतना कहना था और धारदार हथियार से सुनील ढाका और पुनीत गिरी को भी घटना स्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक के बाद एक उन पर हमला किया जाता है और वो भी वहीं दम तोड़ देते हैं। उसके बाद तो जैसे कि हाजी इजलाल की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके ऊपर हाथ उठाने वाला बचा ही नहीं है। सब कुछ अब वो अपनी उंगलियों पे, जैसे आज तक लोगों को नचाता चला आ रहा था, अब नचाने का वक्त आ रहा है। ठीक वैसे ही सोच रहा था। कब दिन निकल आता है उसको पता ही नहीं चलता। और जब लोग अपने अपने घरों से बाहर काम पे निकल रहे थे, कोई मंदिर जा रहा है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, तभी एक व्यक्ति की नजर पहुंचती है उस घर से निकलने वाले खून से, ब्लड से। 3 लाशों को जब देखता है तो वो जोर शोर से चीखता है कि ये सब तुमने क्या किया। तभी वो इजलाल इशारा करता है कि जाओ इन्हें ठिकाने लगा के आओ।
और उन्हीं की कार जब घर पे खड़ी हुई थी, उस कार में तीनों डेड बॉडी को डाला जाता है। कार को लेके जा ही रहे थे, साथ में एक आध कार और चल रही थी। उनका मकसद था कि कहीं इसे नहर में या किसी जगह जाएंगे, फेंक देंगे, दबा देंगे, खत्म कर देंगे कहानी को। लेकिन कार का तेल उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। और वो बागपत जिले में हिंडन नदी है, हिंडन नदी के पास बालेनी एक जगह है, उसी के पास ये गाड़ी जाकर बंद हो जाती है, थम जाती है। फिर उनके पास लगता है कि दिन निकल चुका है, इसलिए यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। दूसरी कार का सहारा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो भागते कहां तक, और उंगलियों पर नचाने का जो मामला था वो शायद हर किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि कानून हर किसी के लिए बराबर होता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। लेकिन उन्होंने अपने इशारे से लगभग 9 दिन तक थाने वालों को नचाया, जैसा चाहा वैसा किया। जब शहर में हंगामा होने लगा और लोग सड़कों पर उतरने लगे, बाजार बंद होने लगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जगह जगह कॉलेजों के छात्रों ने हंगामा शुरू किया, तब कहीं जाकर पुलिस की नींद टूटी और ईमानदार लोगों की जरूरत पड़ने लगी। और ईमानदार नाम निकल के आता है सदर कोतवाली के थाना इंचार्ज DK बालियान। ये मामले की जांच DK बालियान जी को दी गई और DK बालियान ने अपने स्तर से, अपने हिसाब से जो इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की है। उससे पहले ना जाने कितने लोगों को उस इशारे से रोकने की कोशिश की, लेकिन यही इशारा दिया गया था DK बालियान को। DK बालियान ने कहा कि मैं अपना जमीर किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकता। बताने वाले बताते हैं कि 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ की पेशकश की गई थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मैं काम अपनी पूरी ईमानदारी से करूंगा। जब यहां से कोई दबाव नहीं बन रहा था, यहां से कुछ नहीं हो रहा था, तब बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, क्योंकि इस हाजी इजलाल के परिवार के लोग बसपा पार्टी से जुड़े हुए थे। उन दोनों बसपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री मायावती थी और उत्तर प्रदेश के DGP थे विक्रम सिंह। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है और पैसे या रसूख के बल पर या ताकत के बल पर या शक्ति जो भी था, साम दाम दंड भेद लगाए गए और DK बालियान का ट्रांसफर करने के लिए एक नीति अपनाई गई और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। मेरठ से उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है कानपुर के लिए। और जैसे ही मेरठ के वासियों को इस बात का की भनक लगती है, पता चलता है कि DK बालियान जो कि पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो चुका है, तो शहर में हंगामा खड़ा हो जाता है और लगातार 2-3 दिन तक लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। जब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू होते हैं, तब कहीं जाकर बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, बात DGP तक पहुंचती है और वो ट्रांसफर 4 दिन के अंदर कानपुर से वापस मेरठ करना पड़ता है और DK बालियान को पूरी ईमानदारी से काम करने का अवसर दिया जाता है। और जब DK बालियान इस प्रकरण की जांच कर रहे थे, तो 1-2 नाम नहीं, इसमें 14 नाम निकल के सामने आते हैं। 14 नाम में सबसे पहला नाम था मुख्य आरोपी गुदड़ी बाजार के रहने वाले मीट कारोबारी हाजी इजलाल, अफजाल परवेज, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा, महराज इसरार कलवा उर्फ कल्लू उर्फ अब्दुल रहमान, रिजवान, बदरुद्दीन, वसीम, इजहार, शम्मी, माजिद, श्रीबा सरोही। ये 14 नाम जब निकल के सामने आते हैं, पुलिस एक एक करके सबको गिरफ्तार करना शुरू कर देती है और बड़ा लंबा समय लगता है। मुख्य आरोपी सहित सबके सब गिरफ्तार होते हैं और सबको जेल भेजा जाता है। इसी बीच में जब लंबा समय गुजरता चला जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, मामले जब इसमें चार्जशीट लगाई जाती है, चार्जशीट लगाने के बाद सुनवाई शुरू होती है, लेकिन लंबा समय बीतता चला जाता है और बीतते बीतते इसमें जमानत मिलती है परवेज को। महराज, रिजवान, बदरुद्दीन, वशीम, सीबा सरोही और माजिद की इसी बीच में मौत हो जाती है। एक नाबालिग होता है, उसको भी कहीं ना कहीं जमानत मिल जाती है। लेकिन बाकी लोग जितने भी होते हैं, आज भी सन 2022 में भी, ये 2008 की घटना थी, आज भी वो सलाखों के पीछे हैं और उन्होंने केस जीतने के लिए न केवल अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद अपनाने की पूरी कोशिश की, बल्कि उनके जो मीट कारोबार था वो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया। वो अरबपति से कहीं ना कहीं करोड़पति होते चले गए और धीरे धीरे जो उनका साम्राज्य था वो बिखरता चला गया। आज भी वो लोग सलाखों के पीछे हैं। 14 साल इस घटना को बीत चुके हैं। शहर का हर व्यक्ति, बागपत हो या आसपास मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, जितने भी जिले आसपास के लगते हैं, चाहे वह हापुड़ हो या पुलिस प्रशासन के लोग हों, सभी की नजर इस केस पे होती है। अप्रैल 2022 को जब ये मामला ट्रैक पे आता है, सुनवाई शुरू होती है, तो लोगों को लगने लगा कि 14 साल के बाद इस मामले में सुनवाई होगी और लोग अपनी तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी ये तो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट डिसाइड करेगा इनको क्या सजा दी जाएगी। लेकिन जो उन्होंने किया, बेकसरों को मारकर दोस्ती में दगा करके, वो वाकई अपने आप में भयानक होता है, खतरनाक होता है। श्रीबा सरोही की वजह से जिस तरह से न केवल 14 लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, बल्कि 3 लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं, बल्कि और भी कई लोग हैं जो आज भी सफर कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते इतना कहूंगा कि यदि कोई ऐसी बात थी तो उन्हें रात बेरात में किसी के यहाँ पार्टी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है। अब वो दोस्ती के वो स्तर नहीं बचे कि रात में किसी के घर जाओ और आराम से पार्टी करो। अपने घर पे रहना चाहिए। जैसे ही दिन छिपे, जैसे ही सूरज छिपे, तो अपने घर पे रहो, परिवार के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।
दोस्तों कुछ लोगों के जन्मदिन है जिनमें गुड्डू चौहान है, रेखा रानी है, दिल्ली से हसरत अंसारी हैं, बिहार से यमुना शेख हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने नाम लेने की अपील की थी। उत्तराखंड से अमर नोटियाल, बीरबल है, आजाज, संतोष, निषाद, साबिर खान, शंभुनाथ, आलम, गुड्डू यादव, पंकज दुबे, हरविश कश्यप, राहुल यादव, प्रेम राजकुमार, शिवम सचान, मकसूद खान, बसर कुरैशी, आशीष सिंह, दीपक कुमार, जितेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, मिथन लाल, ब्रजेश सिंह, हेतु मजूमदार, ठाकुर दीपक गुज्जर, जालौन उत्तर प्रदेश से हैं, अमर सिंह यादव, मंजूर आलम अंसारी, सुशील कुमार, शशिकांत फिरोजाबाद से हैं, त्रिलोक शर्मा, गोवर्धन पारू, रोशन खान, रेणु कुमारी, नरेंद्र सिंह, नेहा कुमारी, पूजा त्रिवेदी, रेहान खान, अरविंद कुमार पंडित, मोहम्मद नदीम, योगेश राणा, शिवम गौतम, गोविंद पाल, विशाल, लक्ष्मण कुमार, सुनील कुमार, विकास ठाकुर, प्रिंस, हेमंत, ऋषभ, भालाराम, सुफियान खान मेवात से हैं, गौतम कुमार चंपारण से हैं, रवि पटेल, दिलवर हुसैन, मिथुन कुमार बिहार से हैं, मेहताब झारखंड से, वीरेंद्र पाल कानपुर से, संजय सिंह यादव। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।